हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कुमार अशोक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट लर्निंग पाथ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि किस तरह से हमने वीडियो अब तक बनाए हैं जिसमें हमने लर्निंग को कॉन्सेप्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है ताकि आप सीख सकें, अपनी वो अंडरस्टैंडिंग विकसित कर सकें कि आप किसी भी प्रकार के स्टेट एग्ज़ाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, एसएसबी हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो, उसमें आप अपने आप को परफेक्ट तरीके से एग्ज़ाम्स दे सकें। इसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2019 का क्रिटिकल एनालिसिस हमने प्रारंभ कर रखा है और इसकी काफ़ी वीडियोस इस पर बन चुकी हैं। साथ ही साथ हम उसका जो ट्रेंड है उसको हम देख रहे हैं, डेटा को हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट और डेटा दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को उस डेटा में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर प्रैक्टिकली हम इकोनॉमिक्स को समझने की, जानने की इसमें कोशिश कर रहे हैं और आप तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड, कि भारत में वर्तमान में जो मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, आगे बढ़ रहा है, पीछे घट रहा है, किस तरह का ट्रेंड अभी वर्तमान में इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति में भारत में हो रहा है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने इन्फ्लेशन के जो मापने के तरीके हैं, WPI, CPI, उन सब के बारे में हमने जान लिया। आज हम इसके ट्रेंड्स पर बात करेंगे और इस ट्रेंड को, ये अगर आपने, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको एक नई लर्निंग इसमें होगी, एक सोचने का नया आयाम विकसित होगा और आपको लगेगा कि इकोनॉमिक जो डेटा है, हम उस डेटा को वास्तव में इंटरप्रेट करके हम क्या निष्कर्ष उस डेटा का निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो जो एनालिटिकल जो पार्ट है उसका लास्ट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको देखिएगा, समझिएगा और आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और अपने दिमाग को उसी तरह से ट्रेंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाले समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में देखा कि भारत में 2012 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन को मापने का एक नया तरीका विकसित किया गया। यानी कि WPI से हम पहले माप रहे थे, यहाँ हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि हम एग्जैक्टली जो उपभोक्ता है, जो वास्तव में सामान खरीद रहा है, उस पर इन्फ्लेशन का प्रभाव अल्टीमेटली उसी आम व्यक्ति पर पड़ता है जो कि कंज्यूमर है। तो उसके लेवल पर इन्फ्लेशन हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी में। तो उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया और उसी को अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई हो गया है इन्फ्लेशन मापने का तरीका तो वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आज हम जो बात करेंगे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो इन्फ्लेशन मापने का तरीका है वो कंज्यूमर प्राइस CPI ही है। तो इस CPI के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो इन्फ्लेशन वहाँ 3 तरह का इन्फ्लेशन होता है। कितने तरह का? 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आर देयर। नंबर 1, हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि हेडलाइन मुद्रास्फीति। ये क्या बताता है? ये बताता है कि टोटल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था में, यानी कि भारत की बात करें तो पूरे भारत में कंज्यूमर के लेवल पर, कंज्यूमर मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, टोटल इन्फ्लेशन, उस कुल इन्फ्लेशन को बताता है कि कंज्यूमर का जो मार्केट है भारतीय, उस मार्केट में अभी वर्तमान में इन्फ्लेशन ये चल रहा है। ये बताता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा इसको बहुत अच्छी तरह से। ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी हैं। दूसरा है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है, ये कोर इन्फ्लेशन क्या बताता है कि कोर का मतलब जो बेसिक पार्ट है, जो इन्फ्लेशन का जो बेसिक है, उसके आधार पर इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमारा, यानी कि टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी का कंज्यूमर मार्केट में, वो उसमें से आप देखिए जो इन्फ्लेशन जो सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है, जो कभी कीमतें जो हैं
किन चीज़ों की घटती बढ़ती है? दो चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। एक तो फूड आइटम्स की, टमाटर आज का भाव कुछ है, 3 दिन बाद कुछ और हो जाएगा। आज 2 रुपये किलो है, अचानक पता लगा 10 दिन बाद तो 50 रुपये किलो हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, फिर वापस 50 से वापस 5 पे आ जाएगा। तो एक फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि इन्फ्लेशन को बहुत ऊपर नीचे करते हैं। तो फूड और आइटम्स को, प्लस एनर्जी आइटम्स, पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, ये जो एनर्जी आइटम जितने भी हैं, बिजली के, उन सब के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते हैं। तो ये फूड और एनर्जी, इन आइटम्स को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से घटते बढ़ते हैं। तो उनका आकलन एक्चुअल में नहीं आता, क्योंकि वो आउटलाइनर्स हैं, अचानक बढ़ गए, अचानक कम हो गए। तो वो इन्फ्लेशन, वास्तव में इन्फ्लेशन नहीं है वो एक्चुअली, लेकिन वो हमारे डेटा को क्या कर रहा है? डेटा को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए इस इन्फ्लेशन को, यदि हेड इन्फ्लेशन में से अगर ऐसे इन्फ्लेशन को जो कि जिनकी कीमतें बहुत तेज़ी से घटती बढ़ती हैं, यानी कि फूड और एनर्जी आइटम्स को निकाल दिया जाए और उसके बाद जो इन्फ्लेशन देखा जाए, तो वो कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। ये कोर इन्फ्लेशन बताता है कि वास्तव में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। ये जो रिसर्चर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं इंडिया के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कोर इन्फ्लेशन, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ बनेगी वो हेडलाइन से नहीं बनेगी। फूड इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो, और बहुत लंबे समय तक है तो बनेगी, अदरवाइज जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो कोर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर सारी पॉलिसीज़ तय की जाती हैं। इसलिए कोर इन्फ्लेशन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ बताता है, वास्तव में जो कोर एरिया है उसके इन्फ्लेशन को वो बता रहा है। तीसरा है फूड इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी कीमतें, फूड और बेवरेजेस जो आइटम है उनकी कीमतें बहुत तेज़ी से घटती हैं, बढ़ती हैं, और उनके कारण अर्थव्यवस्था में बहुत परिवर्तन भी काफ़ी आता है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन बहुत लंबे समय तक रह रहा है तो फिर ये चिंता का विषय है। इसलिए ऐसे फूड इन्फ्लेशन में जो बहुत लंबे समय तक, अचानक भाव बहुत लंबे समय तक बढ़ गए हैं, तो इस फूड इन्फ्लेशन को अलग से दर्शाया जाता है। तो 3 इन्फ्लेशन हो गए, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि टोटल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन यानी कि अगर फूड और एनर्जी आइटम्स को निकाल दे हेडलाइन में से तो जो बचे आइटम्स उनमें जो इन्फ्लेशन बचा है वो कोर इन्फ्लेशन हो गया, और फूड इन्फ्लेशन अलग से हम मेंशन करते हैं। तो ये कंज्यूमर के लिए 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसके हो गए, राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीआई ट्रेंड्स कि भारत में इस कोर इन्फ्लेशन, जो हम 3 इन्फ्लेशन जो पढ़े हैं हमने, उनका डेटा क्या कह रहा है, उनका ट्रेंड क्या है। तो आप ये देखिए, ये एक सामने आपको एक चित्र दिखा रहा हूं मैं, आप इस चित्र को देखिएगा। ये जो चित्र है इसको एनालिसिस हम अगले पेज पर करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, यानी कि टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी का, वो 2014 के बाद लगातार गिर रहा है। तो प्रश्न आता है, लगातार 14 से गिर रहा है, सही है या गलत तथ्य? बिल्कुल सही तथ्य है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या शामिल है? सब कुछ शामिल है। तो उसमें फूड भी शामिल है। तो फूड जो इन्फ्लेशन है वो लगातार गिर रहा है, इसके कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो रहा है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भारत में लगातार कम हो रहा है, यानी कि टोटल इन्फ्लेशन इंडिया में कम हो रहा है। तो उसका कारण क्या है कि जो खाद्य वस्तुएं हैं उनकी जो मुद्रास्फीति यानी कि फूड इन्फ्लेशन है, खाद्य मुद्रास्फीति, वो लगातार गिर रही है। इसके कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो रहा है, राइट, करेक्ट, सीधी सी बात है। नंबर 2, हेडलाइन इन्फ्लेशन में 2019 के बाद थोड़ी सी वृद्धि हुई। तो वो वृद्धि क्यों हुई? ये प्रश्न कई बार करंट में पूछा जाता है कि वृद्धि हो रही है, घट रहा है। अगर वृद्धि हो रही है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है मूल रूप से जो सब्जियां जो हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, उसके कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आप देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन किस तरह से, 2 चीज़ें आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। एक ये कि एक तो ये समझ लिए कि एक क्वेश्चन में आएगा कि 2019 में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सब्जियों की कीमतों में होने वाली वृद्धि। ओके, ये प्रश्न आया, आपने कर दिया, दैट्स ऑल। दूसरी बात, इसको कंसेप्ट को समझिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। फूड, ये भी फूड आइटम्स हैं, सब्जियां भी, फूड आइटम्स के कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है, यानी कि बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फूड के इन्फ्लेशन के कारण हमारे टोटल इन्फ्लेशन में कितना अधिक परिवर्तन आ रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म है,
फूड इन्फ्लेशन और हेडलाइन के में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, तो दिखता यह है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो इन्फ्लेशन नहीं है। वो एक सब्जियों के कारण, कभी फलों के कारण, कभी खाद्य जो पदार्थ हैं उनके कारण हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है। तो लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो कुछ दिन रहता है, ये इन्फ्लेशन थोड़े दिन बाद वो कम हो जाता है। तो असली चीज कौन बताता है? कोर इन्फ्लेशन हमें बता रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन में हल्की फुल्की वृद्धि लगातार हमारे अर्थव्यवस्था में हो रही है, राइट। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड बताया कि अभी वर्तमान में भारत में क्या चल रहा है। दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ये बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस तरीके से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ग्रामीण और शहरी जो मुद्रास्फीति है, रूरल और अर्बन इन्फ्लेशन, उसमें क्या स्थिति है। वो अलग अलग दो पार्ट हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दो अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। अर्बन में कुछ वस्तुएं ली गई हैं, रूरल में कुछ वस्तुएं ली गई हैं, और दोनों में अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन को मापा जाता है। ओके, नाउ यहाँ एक मैंने निशान लगा रखा है सैफरन कलर का, आप देख रहे हैं। ये वर्ष है नवंबर 2016 नवंबर 2016। तो आप देखिए कि जो डॉट 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 है वो है रूरल इन्फ्लेशन, और जो लगातार कंटिन्यूस लाइन, जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप, वो है अर्बन इन्फ्लेशन। तो 2016 तक रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन से अधिक था। 2016 में वो उसके बराबर हो गया। उसके बाद देखिए 2016 के बाद अर्बन इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और रूरल इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ये एक ट्रेंड है, इसको ध्यान में रखिए इस ट्रेंड को, कि ये एक ट्रेंड भारत में नया ट्रेंड है। भारत का जो जनरल जो है ट्रेंड ये है कि रूरल इन्फ्लेशन अर्बन इन्फ्लेशन से अधिक होता है। 2016 तक वो अधिक था। नवंबर 2016 में यह जो अर्बन इन्फ्लेशन है उसके बराबर हो गया ग्रामीण इन्फ्लेशन, और 2016 के बाद ग्रामीण इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन, ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक हो गई। जो एक अलग ट्रेंड जो आज तक भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत कभी कभी देखने को मिलता है, वो ट्रेंड हमें देखने को कंटिन्यूस बेसिस पर मिल रहा है। कभी कभार हो सकता है, लेकिन पिछले लगातार 3 सालों से हम एक ट्रेंड ये देखने में आया है कि जो रूरल इन्फ्लेशन है वो अर्बन इन्फ्लेशन की तुलना में कम हो गया है। तो यहां थोड़ा सा सॉरी, इसमें थर्ड जो लाइन है इसमें आप संशोधन कर लीजिएगा कि ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी मुद्रास्फीति से कम हो गई है। 16 तक अधिक थी ग्रामीण, और 2016 के बाद वो कम हो गई है, शहरी मुद्रास्फीति बढ़ गई है, राइट। अब आप देखिए कि रूरल इन्फ्लेशन कम हो रहा है और अर्बन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट। ये अभी वर्तमान की स्थिति भारत की ये है कि रूरल क्षेत्रों में इन्फ्लेशन कम है, शहरों में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। नाउ अगर उस रूरल इन्फ्लेशन को समूह में बात करें कि किस किस समूह में अधिक है, किस में कम है, तब हम उसको समझ पाएंगे कि उसका प्रभाव क्या है। ये तो एक डेटा हो गया कि एक आपके पास डेटा है, एक फैक्ट है कि रूरल इन्फ्लेशन शहरी इन्फ्लेशन से कम है, राइट। तो ये तो एक डेटा है, और इस डेटा में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर देंगे, ओके। लेकिन अगर असली चीज ये है कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले रूरल अधिक होता था, अब अर्बन अधिक है इन्फ्लेशन में, तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं, इसका अर्थव्यवस्था में क्या प्रासंगिकता है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका प्रैक्टिकल, इसका एप्लीकेशन पार्ट, इसका एनालिसिस, इसका क्रिटिकल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो आप देखिए, ये जब आप इनसाइड डेप्थ लर्निंग आपकी हो जाएगी तो आप चीज़ों को समझने का तरीका आपका बदल जाएगा, आपका नज़रिया एक क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ हो जाएगा। आप इसको देखिए। अब हम क्या करेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको हम अब इसको डिकोड करते हैं कि ये बात हो गई, इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड करें, मतलब क्या है, इसको डिकोड कीजिए इस भाषा को। तो अब उसको हम खोलते हैं कि ग्रामीण अर्थ इन्फ्लेशन है
उसके अंदर क्या है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि उसमें समूह है, तो कौन से समूह अधिक है उसका हम कंपेयर करते हैं शहर से, तब हमको एक्चुअली पता लगेगा कि क्या स्थिति है। हम देख रहे हैं कि विविध समूह में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। टोटल में कम है, लेकिन अगर समूहवार देखें तो जो विविध समूह है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। राइट। अब विविध समूह में क्या क्या शामिल है उससे पता लगेगा। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सामान, परिवहन, संचार। अब आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, घरेलू सामान पर, परिवहन पर और संचार पर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, वहां पर मुद्रास्फीति शहरों की तुलना में ज़्यादा है। शिक्षा में ज़्यादा, स्वास्थ्य में ज़्यादा, घरेलू सामान में ज़्यादा, परिवहन पे ज़्यादा, संचार में ज़्यादा। जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें इन्फ्लेशन, घरेलू सामान आप रोज़ खरीदते हैं, स्वास्थ्य का आप ज़रूरत पड़ती है, शिक्षा ज़रूरत है, परिवहन की ज़रूरत है, संचार भी आजकल ज़रूरत है। तो उन सब में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिर रही है। इसका मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी चाहे व्यक्ति को, चाहे कुछ भी हो, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो चाहे उधार लेके भी अपना इलाज कराए, लेकिन वो इलाज करवाएगा। तो वहाँ पर उसकी डिमांड क्या है कि उसकी डिमांड अपरिहार्य है कि उसको इलाज कराना ही पड़ेगा। ये ऐसी सेवाएं हैं जिन पर खर्चा हर एक व्यक्ति को करना आवश्यक है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेसिक, यही जो विविध समूह है उसी से क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो, इसका मतलब डिटोरिएट हो रही है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राइट। दूसरा देखिए, दूसरा खाद्य, कपड़ा, जूता समूह में ग्रामीण क्षेत्र की मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम है, और वो इतनी कम है कि विविध समूह को भी उसको ओवरलैप कर जाती है, और उसके कारण टोटल मुद्रास्फीति में जो है वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति कम हो जाती है। राइट। तो खाद्य, कपड़ा और जूता समूह में ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति कम है। इसका मतलब खाद्य उत्पादन कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही कर रहे हैं, किसान ही कर रहे हैं। तो अगर उसकी मुद्रास्फीति कम का मतलब उनकी कीमतें कम हैं, तो खाद्य पदार्थों की जब कीमतें कम हो रही हैं, इसका मतलब उनको क्या मिल रहा है? उनकी आय कम हो रही है। तो उनको क्या मिल रहा है? उनकी इस इन्फ्लेशन के कम होने से उनकी आय गिर रही है, तो फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कपड़ा और जूता ऐसी चीजें हैं जो उनकी आवश्यकता नहीं है, डेली रूटीन में ऐसी जरूरत नहीं कि वो उसका इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। तो ये इसकी डिमांड, चूंकि ये कम होने का कारण है कि वो अपनी डिमांड कम कर रहे हैं। डिमांड कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी आय कम हो रही है। टोटल मुद्रास्फीति अगर ग्रामीण क्षेत्र कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि मुद्रास्फीति कम होने का कारण सप्लाई साइड नहीं है, उसका कारण है डिमांड साइड। यानी कि डिमांड साइड में डिमांड कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की कमी के कारण मुद्रास्फीति कम हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग की कमी का कारण है बेरोजगारी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी डिमांड कम कर रही है, और डिमांड कम करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो इन्फ्लेशन है वो गिर रहा है। क्योंकि डिमांड किसकी नहीं कर रहे? कपड़े की, जूते की, इन सब की डिमांड वो लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ किन की डिमांड है? शिक्षा की, वो ज़रूरत है। स्वास्थ्य अनिवार्य चीज़ है। घरेलू सामान अनिवार्य है। यानी कि जो अनिवार्य चीज़ें हैं उन पर तो वो चूंकि डिमांड है उनकी, तो वहाँ तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे तो वो उनको मजबूरी है कि वो काम करेंगे। तो वहाँ इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ उनको खर्च करना पड़ रहा है, जहाँ उनको कि वो इन्फ्लेशन जहाँ उनको कुछ लाभ दे सकता था, वो क्योंकि उनकी आय कम हो रही है। ये वाला समूह, कपड़ा और जूता जो समूह है, उसमें इन्फ्लेशन कम होने का ये इंडिकेट करता है कि वो डिमांड कम कर रहे हैं, और डिमांड कम करने के कारण बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगार हो रही है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण उनकी डिमांड कम हो रही है, और डिमांड कम होने के कारण जो है इन्फ्लेशन गिर रहा है। और ऐसे समूह में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जहां उनको खर्च करना पड़ रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर रही है। तो यानी कि कुल मिला के
ये जो वर्तमान स्थिति है वो ये स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्रों की घटती हुई मुद्रास्फीति, ग्रामीण क्षेत्रों की घटती हुई मुद्रास्फीति जो नया ट्रेंड भारत में शुरू हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव से पूर्ण रूप से अफेक्ट कर रहा है, यानी कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है रूरल इकोनॉमी को। तो अभी सबसे बड़ी आवश्यकता अभी वर्तमान इस अर्थव्यवस्था की जो है वो है कि ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। इसलिए आपने बजट में देखा होगा कि इस वर्तमान 2019-20 के बजट में सबसे अधिक ध्यान जो दिया गया, सबसे अधिक पैसा जो दिया गया वो रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर पर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट करने की बात हमारी इस बजट में 2000 फरवरी 2020 में जो बजट आया उसमें कही गई थी। और वो सबसे आवश्यकता थी, यही आवश्यकता थी कि जो ट्रेंड आया है इस ट्रेंड को बदलने की ज़रूरत है, उसकी इकोनॉमी में पैसे को जो है रोटेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इस इकोनॉमी में जब हम पैसा पंप करेंगे तभी हम इकोनॉमी को इसको जनरेट कर पाएंगे। इसलिए रूरल इकोनॉमी पर ध्यान देना सबसे अधिक आवश्यकता है और हमारे बजट में वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, राइट। प्लीज़, मैं समझता हूँ ये आपको एक जानकारी अच्छी रही होगी जिससे आपको एक इनसाइट व्यू मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।